मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी 2 मिनट पहले फटाफट कल का रिवाइज करा दो। कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने? स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ा था, है ना। चलो 1-2 मिनट पहले रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम लोग आज नया टॉपिक देखते हैं। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या क्या डिस्कस किया था आप लोगों ने? सबसे पहले किसे आप स्वेट इक्विटी देते हैं? इट कैन बी इशूड टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। डिस्काउंट, कंसिडरेशन अदर देन कैश। 2 एरियाज कौन से? टेक्निकल नो हाउ और सेकंड राइट्स इन द फील्ड ऑफ आईपीआर, है ना। ये सब पढ़ा था कल। अच्छा, और फॉर सम वैल्यू एडिशंस ऑल्सो आप स्वेट इक्विटी दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने एलिजिबिलिटी पढ़ी थी कि कौन कौन एलिजिबल है स्वेट इक्विटी के लिए। सो सबसे पहले कौन? परमानेंट एम्प्लॉय। ये परमानेंट एम्प्लॉय कहाँ पर काम कर रहा है? इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। वेरी गुड। सेकंड, डायरेक्टर, वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, है ना, मतलब एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों चलते हैं। और थर्ड, एम्प्लॉइज ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी हैज टू बी इन इंडिया, बाकी सब्सिडरी आपकी कहाँ पर भी हो सकती है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आपने सारी कंडीशंस पढ़ी थी। कहाँ का? सबसे पहले अथॉरिटी कहाँ होनी चाहिए? आर्टिकल्स। अप्रूवल किसका चाहिए? शेयर होल्डर्स। कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा रजिस्टर बनाती है कंपनी? SH3, है ना। रजिस्टर किस में बनाते हो आप? SH3 में रजिस्टर बनाते हो। अच्छा, उसके बाद कितने टाइम पीरियड के अंदर आपने स्वेट इक्विटी इशू कंप्लीट करना है? 12 मंथ्स। कब से? डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जब भी आपने रेजोल्यूशन पास किया उससे 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप पूरा स्वेट इक्विटी इशू कंप्लीट करोगे। और उसके बाद वैल्यूएशन ऑब्टेन करना है। वैल्यूएशन क्यों ऑब्टेन करते हो? हाँ जी, नहीं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं वैल्यूएशन? बिकॉज दे आर इशूड एट डिस्काउंट, है ना। वो मैं आपको बता ही रहा था कि जब भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करेगी आपने कंपल्सरीली वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेन करना ही करना है। अच्छा, फिर शेयर्स शेल रैंक परिपासु। परिपासु मतलब दे शेल कैरी सेम राइट्स, जैसे बाकी सब इक्विटी शेयर्स है वैसे ही सेम की सेम राइट आपका इन शेयर्स का भी रहेगा। और बाकी लॉक इन कितना रहता है? 3 ईयर्स का। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और लिमिट कितनी थी? इन अ ईयर 15% ऑफ पेड अप इक्विटी और 5 crores, whichever is higher, and लाइफ की लिमिट 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अब 1 2 3 3 लोग आपका फर्स्ट डे दिख रहा है मेरे को ना, है ना। मैम देर और आप 3, ठीक है। चलो, हाँ जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये टॉपिक कंपेरेटिवली बहुत सिंपल है। आप लोगों ने ऑलरेडी खैर प्रेफरेंस पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है प्रेफरेंस क्या होता है। तो पहले हम लोग एक बार टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देख लेते हैं और फिर इशू और रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का किस तरीके से होता है वो एक बार समझ लेते हैं। हाँ जी, सो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है? ओके, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट। एंड व्हेन यू से प्रेफरेंशियल राइट मतलब किसके ऊपर प्रेफरेंस है इन लोगों को? इक्विटी। सो मैं डेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर कंपनी वाइंड अप होती है और कंपनी को अगर सारे के सारे अपने स्टेक होल्डर्स को पैसा देना है तो सबसे पहले हम लोग किसको देते हैं? अपने सारे डेट होल्डर्स को देते हैं। डेट में भी फिर 2 आ गए, पहला सिक्योर्ड, दूसरा अनसिक्योर्ड। तो जब कंपनी डिसॉल्व होगी, बंद होगी, सबसे पहले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा देते हो, उसके बाद कंपनी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा देती है, उसके बाद जो बच जाता है वो पूरा पूल शेयर होल्डर्स का होता है। और शेयर होल्डर्स में हम लोग पहले किसको देते हैं? प्रेफरेंस, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो जब भी आप बोलते हैं ना प्रेफरेंस शेयर्स मतलब उन्हें प्रेफरेंस किसके ऊपर है? इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस है ना। और 2 जगह प्रेफरेंस है। कब कब? पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी सो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी, उसके बाद अगर आपके पास प्रॉफिट बच जाए तो फिर आप इक्विटी को पे करोगे। एंड सेकेंड, जब भी कंपनी कैपिटल रीपे करती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, राइट, मतलब जब आप कंपनी बंद कर रहे हो और सभी लोगों को कैपिटल वापस से दे रहे हो तो पहले हम लोग पैसा किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उनको उनकी पूरी कैपिटल आपने वापस कर दी और उसके बाद जो पूल आपके पास बच जाए वो हम लोग किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 जगह प्रेफरेंस है, ये आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया पहले। पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। 2 जगह आप उन्हें प्रेफरेंस देते हैं। और प्रेफरेंस को पैसा देने के बाद जो आपके पास पैसा बच जाता है वो सब के सब किस में आप डिवाइड करेंगे? इक्विटी शेयर्स में डिवाइड करेंगे। इसमें क्लैरिटी सबको ना। कितने तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? बहुत सारे। नाइस, कौन से बहुत सारे? 1 आध 2 जरा डिस्कस करते हैं। हाँ जी, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, ठीक है। अच्छा,
चलो, सो एक बार ये जरा सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं. सो इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. हाँ, सो दिस इज ऑल एज पर सेक्शन 55. हाँ जी. सो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का बिल्कुल शॉर्ट में मीनिंग हम लोग डिस्कस करें. प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट्स, है ना, जिनके पास प्रेफरेंस है. यार आप लोगों के पास शीट्स है? आपके पास है? मेरे पास ऑनलाइन सब शेयर कैपिटल है. हाँ जी. सो दो जगह प्रेफरेंस है. कहाँ कहाँ? सबसे पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब पहले डिविडेंड कंपनी किसको पे करी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. उसके बाद सेकंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. इन दोनों केसेस में आप प्रेफरेंस दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. सो पहले पैसा आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया, उसके बाद जो बच गया आपने इक्विटी को दिया. नाउ अब ये समझना जरा टाइप्स, कितने तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. टू स्टार्ट विद, हाँ कौन सा बता रहे थे आप? रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. So redeemable preference shares and irredeemable preference shares. हाँ जी, क्या होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? क्या होते हैं? ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मतलब मेरे हिसाब से आपको पता ही है ऑलरेडी. हाँ जी, जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाते हैं. रिडीम हो जाते हैं मतलब आप उन्हें उनका पैसा वापस दे देते हैं, है ना. अच्छा, सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाते हैं. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जो इन परपेचुइटी होते हैं. परपेचुइटी मतलब चलते रहते हैं. अच्छा, जिसमें आपने टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया, तो फिर कंपनी कब रिडीम करेगी? जब वाइंडिंग अप के वक्त. और कंपनी मेरी 50 साल बाद वाइंड अप हुई तो 50 साल के बाद रीपे करूंगा. 5 साल? 5 साल के पहले ही करना है. ओके, क्यों 5 साल के अकाउंट्स में जितने भी क्वेश्चंस के हम लोग 5 साल ही कंसिडर करते हैं, इसलिए 5 साल. ओके, फेयर इनफ. और कोई थॉट? और कोई ज्ञान? जिनको रिडीम कर ही नहीं सकते आप लोग, मतलब वो परपेचुइटी में रहेंगे. मतलब मैंने अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिया तो मेरी इक्विटी परपेचुइटी में, मेरे प्रेफरेंस शेयर्स भी परपेचुइटी में. जब तक कंपनी तब तक कैपिटल चलती रहेगी. अच्छा, कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करनी, तो मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है इन शॉर्ट. ओके, टाइप है बट इशू नहीं कर सकते. फिर क्यों लिखा है? फिर प्रोविजन क्यों है? अच्छा ओके है, ये और भी सॉर्टेड आंसर है. 56 एक्ट के हिसाब से कर सकते थे, 2013 में प्रोहिबिट कर दिया इन्होंने. वेरी नाइस. और कोई ज्ञान? बहुत बढ़िया. आई थिंक जितने लाइकली गलत आंसर्स हो सकते सभी दे दिए आप लोगों ने प्रॉब्ली. ओके, सो नजर आप नाउ कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं हम रिडीमेबल इरिडीमेबल को. रिडीमेबल आई थिंक आपने सही बताया, जिसमें आपने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया हुआ है कि भाई मैंने 5 साल के लिए प्रेफरेंस इशू किया, सो 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस रिडीम हो जाएगा. या 15 ईयर्स के लिए इशू किया, 15 ईयर्स के बाद प्रेफरेंस रिडीम हो जाएगा. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसमें आपने टाइम पीरियड नहीं दिया. ये भी आप सही बात बोल रहे थे. अब कंप्लीट कर देता हूँ. अगर आपने टाइम पीरियड नहीं स्पेसिफाई किया है, ओके, सो इन प्रेफरेंस शेयर्स की मैक्सिमम लाइफ 20 ईयर्स हो सकती है. ओके, इन प्रेफरेंस शेयर्स की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? 20 ईयर्स. और वही अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए
पैसा रेस किया है, तो उस केस में प्रेफरेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? 30। मतलब बाय डिफॉल्ट आपको 20 साल के बाद, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में 30 साल के बाद वो प्रेफरेंस बाय डिफॉल्ट रिडीम करना ही करना है ना? ये होते हैं आपके इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। अच्छा, उसे इरिडीमेबल क्यों बोलते हैं? जबकि आप रिडीम तो कर ही रहे हो आफ्टर 20 और आफ्टर 30, बस उसमें आपने टाइम पीरियड नहीं बताया कि मैं उसको कितने साल के बाद रिडीम करूंगा। सो लॉ ने आपको क्या किया? आपको एक मैक्सिमम कैप बता दी कि अगर आप प्रेफरेंस इशू करते भी हो तो इतने सालों से ज्यादा के लिए आप प्रेफरेंस इशू नहीं कर सकते हो, राइट? वो नॉर्मल केसेस में कितना होगा? 20, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उस केस में 30 ईयर्स से ज्यादा आपकी प्रेफरेंस की लाइफ नहीं हो सकती है, ठीक है? सो पहले रिडीमेबल स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, इरिडीमेबल टाइम पीरियड नहीं स्पेसिफाइड है, लेकिन टाइम पीरियड ना स्पेसिफाइड होते हुए मैक्सिमम टर्म कितना है उसका? 20, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उस केस में 30 ईयर्स, 30 साल के बाद आपको रिडीम करना ही करना है। एम आई क्लियर ऑन दिस एवरीवन? हाँ जी। सो पहला रिडीमेबल विच आर रिडीम्ड आफ्टर a specified time period, वो तो redeemable. Irredeemable, no time period of redemption is specified. अच्छा, ना क्योंकि आपने टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया, इनकी मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी? 20 years, and by an infrastructure company for an infra project. अच्छा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं। अच्छा, वो रिडेम्पशन कैसे होगा? 21वें साल में वो लोग आगे बढ़ते हैं, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग सिर्फ इशू के हिसाब से बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर किसी दूसरे पर्पस के लिए पैसा रेस कर रही है तो 20 ईयर्स ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए ही रेस करती है तो उसे हम बोलते हैं 30 ईयर्स, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट? ओके, ठीक है। अच्छा, मतलब हाँ, जितने भी कॉमनैलिटी में जो आप क्या बोलते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हो, व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट, जनरल पर्पस के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप करते हो उसे हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बोलते हैं ना। फिर वो एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, या फिर कैनाल्स हो सकते हैं, या आपकी रोड्स है, ब्रिज है, डैम है, फ्लाईओवर्स है, ये मेट्रो का प्रोजेक्ट आप देख लो, दिस इज ऑल्सो एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए जिस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं उन सबको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अच्छा, दिस इज डिफरेंस बिटवीन रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है। रियल एस्टेट क्या है? घर बनाते हैं, दैट इज रियल एस्टेट, ओके? लैंड लेते हैं और लैंड को बेच देते हैं, ओह दैट इज रियल एस्टेट, ओके? हट साले, दलाली की बातें करें। हाँ, इट इज व्हाट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस? Okay, real estate is used only for business purpose and infrastructure is used for common. Okay, very nice. ये भी अच्छा ज्ञान था। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट और कायतरी नो, और कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी है वो रियल एस्टेट। वो ब्रोकर लिखता है मैं रियल एस्टेट एजेंट, मतलब जो भी प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी के लिए रियल एस्टेट ब्रोकर हो गया आपका, ओके? और कोई थॉट लास्ट? बस सेट है। अच्छा, हाउसिंग कमर्शियल एक्टिविटीज विच आर सेट फॉर सम पर्सनल यूज क्लासिफाइड एज रियल एस्टेट। तो जो भी प्रॉपर्टीज आप पर्सनल यूज के लिए बनाते हो या कंस्ट्रक्ट करते हो वो सब रियल एस्टेट का पार्ट होती है। एनीथिंग विच इज फॉर जनरल पर्पस इज ऑलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? अच्छा, अब कोई घर तो जनरल पर्पस के लिए नहीं हो सकता कि सब आओ सब सो जाओ, जिसको कहीं जगह नहीं मिले मेरे घर पे आके सो जाओ, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, राइट? डज नॉट मेक सेंस एट द एंड ऑफ द डे। तो ये आई थिंक एक बेसिक सा डिफरेंस है, पर्सनल यूज और कॉमन पर्पस के लिए आप क्या बेसिकली क्रिएट करते हो। अच्छा, सो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को किस प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसा रेस करना है तो मैक्सिमम कितने साल तक जा सकती है? 30, अदरवाइज नॉर्मली कितना अलाउड है? 20। सो ये पहले दो टाइप्स आपके, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अच्छा, उसके बाद हाँ, और क्या बता रहे थे, और कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, नाइस।
सो सेकेंड टाइप इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सभी आता है आपको वैसे? जी बताएं ज़रा, क्या होते हैं कन्वर्टेबल, क्या होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, क्या होते हैं? ओके, जो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इक्विटी वो कन्वर्टेबल, और जो कन्वर्ट नहीं होते फिर क्या होते हैं? हट, अबे कन्वर्ट नहीं होंगे तो कुछ तो होगा ना प्रेफरेंस का. अच्छा, रिडीम हो जाते हैं. ओके, वो क्या होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, माय क्वेश्चन टू यू, ये तो ठीक है मेरे को पता था, आपको पता है, सिर्फ इक्विटी में ही कन्वर्ट हो सकते हैं या किसी और में भी कन्वर्ट हो सकते हैं? नाइस, क्यों? हाँ जी, सिर्फ इक्विटी में ही कन्वर्ट होते हैं या कैन आई कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर्स इनटू डिबेंचर्स? नहीं, इतना ब्लंट नो, बिल्कुल. हाँ जी, क्यों? डिबेंचर्स, डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है. ओके, बहुत बढ़िया. तो शेयर्स डिबेंचर्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते. अच्छा, डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? डिबेंचर शेयर्स में, वेरी नाइस. कैन डिबेंचर्स भी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स? अभी आप बोले ना शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, इक्विटी में ही कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रेफरेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं. ओके, सो कन्वर्टेबल डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स. पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? मैम का कहना हो सकता है. बाकी कोई ज्ञान? अच्छा नहीं, क्यों? मैं रीजन बताना मेरे को नहीं हो सर, क्यों? हमने पढ़ाई नहीं आज तक, हमको मालूम ही नहीं, फालतू की बातें कर रहे हो. कोई लॉजिक, कोई रीजन हो तो बताना, बाकी ठीक है. ओके, बिकॉज वो आपकी फिक्स कैपिटल होती है, परमानेंट कैपिटल होती है, इसलिए जो भी कन्वर्जन होगा सब परमानेंट कैपिटल में होगा, इम्परमानेंट में नहीं हो सकता. जी, आप मेरे से पूछ रहे हो, बता रहे हो मेरे को? अच्छा, इक्विटी में ही कन्वर्ट हो सकता, कुछ भी अगर कन्वर्जन करना है तो सिर्फ इक्विटी में हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो परमानेंट कैपिटल है, रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं है उसमें, विच इज एक्चुअली ट्रू. यही रीजन है. बाकी मैम प्रेफरेंस में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा. यार हमेशा ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर्स आपकी टेम्परेरी कैपिटल होती है ना, आपको कभी ना कभी रीपे करनी है. डिबेंचर्स आपकी टेम्परेरी कैपिटल होती है, कभी ना कभी रीपे करना ही करना है आपको. तो जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में हो सकते हैं, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, उसमें रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं होता है ना, इसलिए आप उसे इक्विटी में ही कन्वर्ट करते हो, बाकी किसी में कन्वर्ट नहीं करते हो. सो टेम्परेरी कैपिटल को आप परमानेंट कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो, सिंपल. ठीक है. सो कन्वर्टेबल मतलब विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. और नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है? विच विल नॉट बी कन्वर्टेबल. जी सर, बिल्कुल भी नहीं, टेम्परेरी टू परमानेंट. क्योंकि इक्विटी में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता है ना, मतलब रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं होता ना, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करते हो किसी और फॉर्म में तो रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन आ जाता है. तो कभी भी फिक्स टू टेम्परेरी नहीं हो सकता है. एग्जैक्टली अच्छा, ये कन्वर्टेबल कितने तरीके के होते हैं? इसकी भी कुछ टाइप्स होती है. फुली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, ये सब सुने हुए? अच्छा, व्हाट इज फुली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स? 100% कन्वर्ट हो जाएंगे. व्हाट डू मीन बाय पार्टली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स? एक पर्टिकुलर पार्ट कन्वर्ट होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट रिडीम हो जाएगा, है ना. सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शनली कन्वर्टेबल. ऑप्शनली कन्वर्टेबल मतलब किसके ऑप्शन पर? डिमेंशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऑप्शन पर है कि वो डिसाइड करेगा उसको कन्वर्ट करना है या फिर रिडीम करना है ना. वो सारे ऑप्शनली कन्वर्टेबल. एनीवे इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बस इतना ध्यान रखना. सो कन्वर्टेबल, नॉन. और कौन से टाइप्स भैया? वेरी गुड. क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव. अच्छा, अब अगर कोई मेरे से पूछे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस की कैटेगरी कौन सी होती है, सो आई थिंक दिस विल बी द मेन कैटेगरी की क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस और नॉन क्यूमुलेटिव. सो सबसे इंपॉर्टेंट ये, इस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एक दो बार. अच्छा, अब ये ना प्रेफरेंस का नेचर है, ये समझना. हर प्रेफरेंस शेयर का एक नेचर होता है कि अगर आपको प्रेफरेंस का पैसा वापस ना मिले, ओके, अगर प्रेफरेंस का पैसा आपको वापस से ना मिले, मतलब सॉरी डिविडेंड, अगर किसी पर्टिकुलर साल में आपको डिविडेंड ना मिले तो
नेक्स्ट ईयर में आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड और करंट ईयर का डिविडेंड दोनों साल का डिविडेंड पे करना है ना। क्यूमुलेटिव मतलब जिसमें डिविडेंड अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हम लोग किसको बोलते हैं कि अगर मैंने लास्ट ईयर में डिविडेंड नहीं पे किया था तो सेकेंड ईयर में मेरे को लास्ट ईयर का और करंट ईयर का दोनों सालों का डिविडेंड पे करना पड़ेगा इस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सेकेंड ईयर में वापस से नहीं पे किया तो थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पूरा प्रेफरेंस डिविडेंड पे करूंगा। थर्ड ईयर में वापस से आई हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट, तो फिर वहां पर फोर्थ ईयर मत करना, कंपनी इज लायबल टू बी वाउंड अप, उस कंपनी को आप डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता है, जिसपे डिविडेंड इकट्ठा हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है। आप जो पढ़ते हो ना कि इन केस इफ द राइट ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज अफेक्टेड ही हैज अ राइट टू वोट, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ कब वोट कर सकता है, जब उसका राइट अफेक्ट होता है। उसका एक ही राइट है कंपनी में, डिविडेंड का एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द टर्म। तो अगर उसको उसका डिविडेंड का पैसा ना मिले या फिर लास्ट में उसके कैपिटल रीपेमेंट में कोई इश्यूज हो, तो उस केस में ये एक लाइकली ऑप्शन है कि भाई वो वोट कर सकता है, ओके। बट बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वोट वाले और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी उसमें आपको केस जजमेंट्स मिल जाएंगे, खैर दोनों साइड से। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, सिंपल सी एक लाइन बोल रहा हूँ, मैं बताना क्या है आपके हिसाब से व्यूज का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव राइट टू वोट, फर्स्ट लाइन। क्यों? अगर उनका प्रेफरेंशियल राइट अफेक्ट होता है तो अगर मैंने हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, कैन ही क्लेम वोट फ्रॉम मी एज अ कंपनी? मेरे से वोट मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ कब वोट करेगा, जब उसका राइट अफेक्ट होता है। नाउ वोट कर रहा है, उसका राइट अफेक्ट हुआ, वोट कर रहा है। अब मेरा सवाल ये है, विल ही वोट ऑन ऑल द रेजोल्यूशंस ऑफ द कंपनी और विल ही वोट ओनली ऑन दोज रेजोल्यूशंस जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड अफेक्ट करती है? ओनली ऑन दोज रेजोल्यूशंस। ना इंटरेस्टिंगली इसमें आपको दोनों साइड से केसेस मिल जाएंगे। एक स्टांस ये है लॉ का जहां पे उन्होंने बताया कि ऐसा कोई स्पेसिफाइड ही नहीं है कि वो किस चीज़ के ऊपर वोट करता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स ये होती है कि वो सिर्फ उन मैटर्स पर वोट करेगा जिससे प्रेफरेंशियल राइट अफेक्ट होता है। एंड एट द सेम टाइम आपको ऐसे भी बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जो यही स्टांस को प्रूव करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उन रेजोल्यूशंस पे वोट करेगा जिसकी वजह से प्रेफरेंशियल राइट अफेक्ट हुआ है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स और अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, है ना। अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स पर विल अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट अगर उसे डिविडेंड नहीं मिला है तो? अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, विल द प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट? जी, वोट करेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं आपसे? अच्छा, आपने मेरे को सिर्फ अभी क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ उन रेजोल्यूशंस पे वोट करता है जिसकी वजह से उसका प्रेफरेंशियल डिविडेंड अफेक्ट हो रहा है ना, बस उन रेजोल्यूशन पे वोट कर। तो क्या अकाउंट्स अप्रूवल वो रेजोल्यूशन है जिस पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट करेगा? ओके, और सिंपल कर देता हूं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, विल प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट? एब्सोल्युटली। तो इसमें अब कैसा आपका आंसर ये आ रहा है कि भाई क्योंकि डिविडेंड से रिलेटेड है तो वोट करेगा। तो वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर अकाउंट्स अप्रूवल का रेजोल्यूशन है तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट करेगा? यार सबसे मेन ही अकाउंट्स अप्रूवल है, मतलब डिविडेंड के पहले अकाउंट्स अप्रूवल आता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय डिफॉल्ट वोट करेगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, विल ही वोट? विल ही वोट? इस पे भी कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अच्छा इक्विटी वोट कर सकती है क्या? इक्विटी तो वोट करेगी, उनका हक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट करेगा क्या? ओके, कर सकता है। सी एक्चुअली क्या होता है, या तो करेगा या नहीं करेगा। कर सकता है वाली पॉसिबिलिटी होती नहीं है लॉ में, या तो करेगा या फिर नहीं करेगा। सिंपल, करेगा। ओके नाइस, नहीं करेगा। ओके, कंफ्यूज्ड, वेरी नाइस। ओके ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आपको बोल रहा था ना, पुराने केसेस आप उठा के देखोगे तो मतलब इतने सारे जजमेंट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें एक तरफ उन्होंने ये बोला है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल वोट ऑन ऑल द रेजोल्यूशंस। तो जब वो बोलते हैं ना कि ऑन ऑल द रेजोल्यूशंस, तो ये ऑल द रेजोल्यूशंस को लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि जब हम बोलते हैं ऑल द रेजोल्यूशंस, उस ऑल द रेजोल्यूशंस का मतलब है सिर्फ वो रेजोल्यूशंस जिसकी वजह से प्रेफरेंस डिविडेंड अफेक्ट होता है, पहला। दूसरा, ऑल द रेजोल्यूशंस का ये मतलब भी है कि ऑल मतलब ऑल, कि जितने जनरल मीटिंग में आपने रेजोल्यूशन पास की सब पे वोट करेगा, है ना। अच्छा, मेरा भी इन्फ्रेंस यही है, इनफैक्ट हम लोग सेम रूल अप्लाई करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ उन रेजोल्यूशंस पर वोट करेगा जिसकी वजह से प्रेफरेंस डिविडेंड अफेक्ट होता है, एंड नॉट ऑन एवरी पॉसिबल रेजोल्यूशन, नहीं करेगा वो। अच्छा, अब इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर आता है, द आंसर इज नो।
ऑडिटर का अपॉइंटमेंट आता है? बिल्कुल नहीं आता है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आता है? आता है। अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स आता है? आता है। तो वो ना सब्जेक्टिव हो जाएगा कि कौन से केसेस पे वोट करेगा, कौन से केसेस पे वोट नहीं करेगा, है ना। बट इसमें डेफिनेटली स्कोप ऑफ आर्ग्यूमेंट भयंकर है। तो मतलब आप दोनों साइड से चाहो 2-2 घंटे चिल्ला सकते हो, क्योंकि दोनों साइड से पुराने CLB के जजमेंट्स हैं, कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जहां पर एक तरीके से बोला है कि ऑल मतलब जेन्युइनली ऑल, एंड दूसरी जगह बोला ऑल मतलब सिर्फ वो जिसकी वजह से प्रेफरेंस डिविडेंड अफेक्ट होता है। ओके, दोनों साइड से केसेस है। अच्छा, एनीवे टू सम अप, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसके ऊपर डिविडेंड अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव जिस पे डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता, लैप्स हो जाता है। लैप्स हो जाता है मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर का डिविडेंड पे करना था, नहीं पे किया। सेकेंड ईयर का डिविडेंड पे करना था, नहीं पे किया, लैप्स। फर्स्ट ईयर का लैप्स, सेकेंड ईयर का लैप्स, थर्ड ईयर में सिर्फ थर्ड ईयर का पे करूंगा, इज नॉन क्यूमुलेटिव। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट रूल प्रेफरेंस शेयर्स का हमेशा ध्यान रखना, इफ नथिंग इज स्टेटेड। ओके, अगर आपने कुछ भी नहीं बताया कि कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, मतलब लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि वो बाय डिफॉल्ट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। अरे समझ में? क्योंकि प्रेफरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट राइट ही और इनहेरेंट राइट ही वो होता है कि उसको डिविडेंड मिलना ही चाहिए। और वो कहां से मिलता है? उसको सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटिव से मिलता है। कि अगर मेरे को फर्स्ट ईयर का डिविडेंड ना मिले तो सेकंड ईयर में मेरे को फर्स्ट और सेकंड ईयर का मिलेगा, सेकंड ईयर में ना मिले तो थर्ड ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव इकट्ठा डिविडेंड मुझे मिलेगा ही मिलेगा। याद है समझ में? सो इफ नथिंग स्टेटेड, अगर आपने कुछ भी नहीं बोला कि कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, मतलब लॉ क्या प्रिज्यूम करता है? इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। वो है 15% का प्रोविजन है उसके अंदर भी, बट वो कब होता है ना, जब हम बोलते हैं डिक्लेयर्ड एंड नॉट पेड, तो वो बाकी सब पॉसिबिलिटीज आती है। तो अब दो होते हैं इसमें भी, दो पॉसिबिलिटी। पहला, जब आपने प्रेफरेंस इशू किया तभी बता दिया मैं हर साल तेरे को 20% डिविडेंड दूंगा, मींस डिक्लेयर्ड। दूसरा, आपने बताया कि हर साल मैं तेरे को बताऊंगा कितना डिविडेंड दूंगा, तो उस केस में इट इज नॉट डिक्लेयर्ड, राइट। तो वो डिपेंड करता है। तो क्यूमुलेटिव क्या होता है? जिसमें डिविडेंड इकट्ठा हो जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड लैप्स हो जाता है, किसी साल में नहीं पे किया तो लैप्स हो जाता है। क्लियर है सबको? और अगर कुछ भी नहीं बोला तो कौन सा प्रेफरेंस शेयर है? वो क्यूमुलेटिव। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑन विच, आज इसी पे क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया सा आपको। अच्छा, ऐसा करोगे तो नहीं दूंगा ना। डिविडेंड इज अक्यूमुलेटेड, नॉन क्यूमुलेटिव ऑन विच dividend is lapsed if not paid for a given financial year. और कौन से प्रेफरेंस शेयर्स? वेरी गुड। लास्ट टू, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। हाँ जी, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ओके, तो पार्टिसिपेटिंग मतलब वो एक्सेस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के, है ना। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस प्रॉफिट्स? नहीं, सबको डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बच जाए वो मेरा एक्सेस प्रॉफिट है ना। ओके, सुनना जरा। तो पहले एक बार समझा देता हूँ पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं। पार्टिसिपेटिंग मतलब वो होते हैं जो इक्विटी को, मतलब यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद, इक्विटी को पे करने के बाद, उसके बाद भी कंपनी के पास जो पैसा बच जाए एक्सेस में, उस एक्सेस प्रॉफिट के ऊपर अदरवाइज राइट हमेशा किसका होता है? इक्विटी का, बिकॉज दे द रिस्क बेयरर्स। तो उनका क्या कहना है कि पार्टिसिपेटिंग इक्विटी के साथ उस एक्सेस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करता है। अब इसमें ना सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ड विच इज आर्ग्यूड अपॉन इज एक्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस प्रॉफिट्स? What do you mean by excess profits? ओके, सिंपल सी एग्जाम्पल से समझना। मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर नो रीजन। आई गिव यू 10 रुपीज़। अरे पूरा सुनो तो, पानी पूरी भी नहीं आती एक प्लेट, साला 10 में क्या आएगा? सुनो तो अच्छा, दूसरा, मैं आपको अगले ही मिनट में एक सेंटेंस बोलता हूँ कि यार मैं आपको 10 नहीं, मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है, हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 100 रुपये दे रहा हूँ, सुनो ना। अच्छा, वापस से मेरा और 10 सेकंड के बाद मन बदलता है और मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको 100 रुपये नहीं, मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैंने अगले ही सेकंड में वापस से मन बदला, मैंने बोला आपको 1000 नहीं, मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ।
इसके आगे घंटा देता हूं तुमको, सुनो मेरी बात सुना पूरी ना। अब जब मैं आपको 10 की जगह 100 दे रहा हूं, और जब मैं आपको 100 की जगह 1000 दे रहा हूं, और जब मैं आपको 1000 की जगह मे बी 10,000 दे रहा हूं, राइट, कभी आपको ऐसा लगा बहुत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है? ऐसे कभी फीलिंग है कि पैसा किसी को एक्सेस में लगता है कि बहुत ज़्यादा आ गया है, इससे ज़्यादा बस साईं बाबा, इससे ज़्यादा देना ही मत, इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं मेरे को, ऐसा कभी फीलिंग आएगी आपको? सवाल ही नहीं है। तो बात वही है कि जब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो कि एक्सेस प्रॉफिट, तो कंपनी को कभी ऐसा लगेगा क्या कि मेरे पास प्रॉफिट एक्सेस में है? हाँ जी, कोई कंपनी ऐसे बोलती है कि इस साल बहुत कमा लिया, अब 3 साल धंधा ही नहीं करेंगे हम लोग, इतना कमा लिया ना इस साल की अब इच्छा ही पूरी होगी, इसके ज़्यादा चाहती नहीं है, ऐसा बोलेगी कोई कंपनी कभी? नहीं। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस प्रॉफिट्स देन? ओके मैम, नहीं एक्चुअली सही बोल रही हो, जो आप बोल रहे हो ना उसको ना बजटेड प्रॉफिट्स और एक्चुअल प्रॉफिट्स बोलते हैं, वो एक्चुअल होते हैं, एक्सेस नहीं होते हैं। और कोई थॉट? प्रीमियम, मैम प्रीमियम कौन सा वाला बोल रहे हैं आप? वो जो शेयर इशू के वक्त प्रीमियम आता है मैम, वो प्रॉफिट नहीं होता है एक्चुअली, वो तो अलग से आप रिजर्व में जरूर डालते हैं, बट वो आपका फ्री रिजर्व नहीं होता, मतलब प्रॉफिट नहीं माना जाता है उसे, मतलब वो सिर्फ ऐसे कि पैसा आपको मिला एक्स्ट्रा, बट प्रॉफिट नहीं होता। और ओके, ये आई थिंक सबसे बढ़िया आंसर है ना, फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कंपनी की पॉलिसी, उसके थॉट प्रोसेस, उसका मैनेजमेंट थॉट क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। हट, सुनो, अब ये वर्ड ना, सबसे पहली बात एक्सेस प्रॉफिट कहीं डिफाइंड ही नहीं है ना, कि एक्सेस प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, इनका क्या कहना है, सुनना एक मिनट। हाँ, मेरा सपोज प्रॉफिट है 100 रुपये का, ठीक है, ये मेरा 100 रुपये का प्रॉफिट है, इसमें से मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना था से 20 रुपीज़ का, पेड। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि इक्विटी डिविडेंड मुझे इस साल 20 रुपीज़ पे करना है, पेड, बच गया 60। अभी जो 60 बचा है ना, इस पूरे 60 को ये लोग एक्सेस प्रॉफिट मानते हैं। अच्छा, आइडियली 20 प्रेफरेंस का पे करने के बाद इक्विटी को आप 80 पे कर सकते थे, लेकिन आपने 80 पे नहीं किया, आपने उसमें से कितना पे किया? 20, विच इज ओके विथ ऑल द शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी को पे करने के बाद जो आपके पास बाकी पूरा प्रॉफिट बच जाता है, विच इज 16 इन दिस केस, इज ट्रीटेड एज एक्सेस प्रॉफिट, राइट? क्योंकि आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि मेरे लिए कम क्या है और एक्सेस क्या है, आ रहा है समझ में? सो बाकी जो भी रिमेन्स रहते हैं आपके आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो सबको हम लोग क्या मानते हैं? एक्सेस प्रॉफिट मानते हैं। अब इस 60 के ऊपर राइट किसका होगा? इक्विटी का भी है, प्रेफरेंस का भी है ना। सवाल दूसरा ये आता है कि कितना राइट इक्विटी का होगा, कितना राइट प्रेफरेंस का होगा? दे आर ट्रीटेड एट पार, मतलब 60 के ऊपर जितना इक्विटी का राइट है इतना ही प्रेफरेंस का भी राइट है, सिंपल, दिमाग नहीं लगाना है। प्रॉफिट के ऊपर, मतलब प्रॉफिट के ऊपर रिजर्व, डिविडेंड देने के पहले रिजर्व, डिविडेंड देने के पहले रिजर्व ना। हाँ, तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं बस थोड़ा आगे का बोल रहा था कि प्रॉफिट से डिविडेंड पे करते हैं, तो आपका ये पूछना है कि डिविडेंड पे करने के पहले ये रिजर्व बनाना कंपलसरी है क्या, यही पूछ रहे हैं ना? यार पहले मैंडेटरी था, 2013 एक्ट जब आया, मैं वहाँ पे का आंसर है, तो जब ये नया एक्ट आया इसमें इन्होंने ऑप्शनल कर दिया। सो पहले वो थियोरी ऑफ कंजर्वेटिज्म चलता था, हम लोग वो मानते थे कि जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है, इट शुड नॉट पे द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एज डिविडेंड। तो पहले एक पर्टिकुलर पोर्शन हम लोग रिजर्व के फॉर्म में रखते थे, और रिजर्व के बाद जो पैसा आपके पास बच जाए वो डिविडेंड के फॉर्म में जाता था। अभी वो सब चक्कर खत्म हो गया। सो नाउ इट इज ऑप्शनल फॉर अ कंपनी वेदर दे वुड वांट टू कीप रिजर्व, दे डोंट वांट टू कीप रिजर्व्स, है ना? ये है, खैर आपको आगे पढ़ोगे सेक्शन 1, 2, 3 ना। ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है। हाँ, डिक्लेयर कर दिया उसके बाद लाइबिलिटी बन जाती है, फिर पे करना ही करना है आपको। सो पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या होता है? विच पार्टिसिपेट्स इन एक्सेस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, किसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं? इक्विटी शेयर्स, ये हो गए पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं? नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। क्या आपके नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। डन। चलो भैया, ये बचपना था आपका। तो हम लोगों ने 4 कैटेगरीज देखी। पहला आपका रिडीमेबल, इरिडीमेबल, दूसरे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, चौथा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। सभी प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो नेचर है वो कौन सा है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का है। इफ नथिंग स्टेटेड, हर प्रेफरेंस शेयर को हम लोग बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि वो कौन सा प्रेफरेंस शेयर होगा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा। ठीक है, चलिए नाउ
आगे देखना है इसके बाद। अभी कुछ कंडीशंस है, एक बार पहले फटाफट ज़रा नोट से चेक करते जाते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इशू रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स सेक्शन 55। नाउ देखते जाना। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया, मैक्सिमम लाइफ प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी हो सकती है? 20 ईयर्स। इन नो केस इट शैल गो बियॉन्ड 20 ईयर्स। अगर 20 के आगे जा रहा है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, कौन सी? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जहां पर कितनी हो सकती है उसकी लाइफ? 30 ईयर्स। नाउ अब 30 ईयर्स का फंडा समझना। इनका क्या कहना है कि नॉर्मली प्रेफरेंस आप 20 साल के लिए इशू करते हो, ओके, और 20 साल के बाद हम लोग उसको रिडीम कर देते हैं। अब अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रेफरेंस इशू करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, तो उसको 21वें साल से 30वें साल तक हर साल प्रोपोर्शनेट अमाउंट बेसिकली साइड में रखते जाना है, राइट। और प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना होगा? अब जैसे 21 to 30 मतलब 10 ईयर्स हो गए, तो हर साल मैं क्या करूंगा? 1/10 ऑफ माई पोर्शन मैं रिडीम करता जाऊंगा। कौन से साल से स्टार्ट करूंगा? 21st ईयर से मैं रिडेम्पशन स्टार्ट करूंगा। प्रोपोर्शनेट अमाउंट मेरे को हर साल रिडीम करना है। अच्छा, अगर मैंने 25 साल के लिए इशू किया होता तो उस केस में वापस से 10% करोगे, उस केस में 20% करना है। मतलब जो भी उसकी रिमेनिंग लाइफ है आफ्टर 20, उसमें डिवाइड कर लो टोटल प्रेफरेंस की वैल्यू, और हर साल इतना प्रोपोर्शनेट रिडेम्पशन आपको करते जाना है। समझ में आ रहा है? सो एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे कि जैसे मान लीजिए ये इस कंपनी ने से 100 करोड़ का प्रेफरेंस इशू किया है। एज दिस कंपनी इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। यार वापस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कितने साल मतलब कितना प्रेफरेंस इशू किया है? 100 करोड़ का, और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 30 ईयर्स। तो अब इस कंपनी को क्या करना है? रिडेम्पशन स्टार्ट करना है। अब ये पूरा रिडेम्पशन 30वें साल में नहीं करेगी, ये रिडेम्पशन कब से स्टार्ट करेगी? 21वें साल से रिडेम्पशन स्टार्ट करती है। तो इन द 21st ईयर आप क्या करोगे? इसका 10%, टोटल वैल्यू कितनी रिडेम्पशन की? 100 करोड़, उसका 1/10 है ना, 10% प्रोपोर्शनेट, मतलब 10 करोड़ मैं इस साल रिडीम करूंगा। 22nd ईयर में वापस से कितना रिडीम करूंगा? 10। 23rd ईयर में वापस से कितना करूंगा? 10। और ऐसे ही लास्ट तक, जब मैं 30th ईयर तक पहुंचूंगा, इस साल भी कितना मेरे को रिडीम करना है? 10 करोड़। मतलब हर साल प्रोपोर्शनेट वैल्यू आप प्रेफरेंस की रिडीम करते जाएंगे। और ये अपने को कौन से साल से स्टार्ट करना है? 21st ईयर से स्टार्ट करना है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं जो आपको बता रहा था उसमें ये था, अच्छा ऐसा तो नहीं कि 20 के बाद चीज़ें 30 साल के लिए इशू करना है, कम के लिए भी हो सकता है। तो मैंने जो प्रेफरेंस इशू किया मान लीजिए 25 ईयर्स के लिए किया, ठीक है, तो भी रिडेम्पशन कौन से साल से स्टार्ट होगा? 21st ईयर। नाउ अब इस साल कितने साल बचे मेरे पास? 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल है। तो 21वें साल के एंड में कितना रिडीम करने वाला हूं? अगर मेरा 100 करोड़ की प्रेफरेंस इशू है तो यहां पर 20 करोड़ रिडीम करना है, प्रोपोर्शनेट वैल्यू। समझ में आ रहा है? लाइक वाइज सेम 22nd ईयर में कितना करोगे? 20, और ऐसे अप टू आपका 25th ईयर, इसमें भी कितना करोगे? 20 करोड़। तो हर साल आपको प्रोपोर्शनेट वैल्यू रिडीम करना है। लॉजिक क्या था भगवान जाने। ये इस तरीके के प्रोविजंस एक्चुअली मतलब ये ना दो रीजंस की वजह से, अब आप दोनों रीजनिंग समझना। सी जब इसका पहला ऑब्जेक्ट आया था कि क्यों ये सेक्शन इन लोगों ने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, तो आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को देखना, आप से फॉर एग्जांपल हम लोग किसी एयरपोर्ट की बात करते हैं। नाउ एयरपोर्ट इज़ अ नॉन डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंस फॉर गवर्नमेंट, राइट। उससे गवर्नमेंट कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है। जो एयरपोर्ट को रेवेन्यू मिलता है वो मिलता है आपकी फ्लीट से, जो सारी की सारी कंपनीज रेंट्स पे करती है इनको, एंड दोज रेंटल्स आर इन क्रोर्स। तो उससे पूरा फिर वो एयरपोर्ट चलता है, मेंटेन होता है, बट इट इज़ अ नॉन डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट। फिर भी करना पड़ता है, कारण एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है कि एयरपोर्ट है नहीं, राइट। अब ऑन द कॉन्ट्री आप जैसे रोड की बात करना, तो रोड भारत में जितने भी बनते हैं अपने यहाँ पे, अब नॉर्मली जो भी इस तरीके के बड़े बड़े आप हाईवे और एक्सप्रेस वे ये सब बनाते हो, ये सब BOT मॉडल पे बनते हैं अपने यहाँ पे। BOT इज़ व्हाट? बिल्ट ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र, राइट, बूट बोलते हैं जिसको हम लोग। तो मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी उसको बनाती है और टाइम बता देती कि साहब मैं उसको इतने साल तक चलाऊँगा, इतने साल तक उसमें जो भी रेवेन्यूज़ मिलेंगे वो मेरे होंगे,
उससे मैं जो भी पैसा मैंने लगाया है, जो मेरी लागत लगी है, वो मैं राइट ऑफ करूँगा और उसके बाद मैं सरकार को दे दूँगा। तो से फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई 100 करोड़, ये यहाँ पे 100 किलोमीटर्स का एक हाईवे बनाना है। मैंने बजट रखा कि मैं इस पूरे हाईवे को मतलब 2 साल में कंप्लीट करूँगा और इसमें मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 2000 करोड़ रुपए। तो मैंने गवर्नमेंट को टाइम दिया कि मैं 10 साल तक ये प्रोजेक्ट अपने पास रखूँगा। 10 साल तक जितना भी टोल कलेक्शन है वो सब मैं करूँगा। 10 साल तक जो भी मेंटेनेंस होगा उस रोड का वो मेरी जवाबदारी है, और 11वें साल से मैं इसको सरकार को दे दूंगा। तो 11th ईयर से रेवेन्यू किसका हो जाएगा? गवर्नमेंट का। लेकिन 10 ईयर्स तक वो जो मैंने 2000 करोड़ उसमें लगाया है वो मैं धीरे धीरे उसमें से निकालता रहूँगा। तो इसको BOOT मॉडल बोलते हैं हम लोग। हर बड़ा प्रोजेक्ट आज इसी तरीके से बनता है फॉर वेरी सिंपल रीजन। अब सरकार को बोलोगी कि तेरे पास इतना पैसा है क्या कि तू 25,000 करोड़ 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है? द आंसर इज नो, नहीं हो सकता है। तो ये इंडिया में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है कि सरकार के पास एक्चुअली में इतना पैसा नहीं है कि वो इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर सके। तो हम लोग प्राइवेट बॉडीज़ को दे देते हैं। जो टेंडर्स की हम लोग बात कर रहे थे, आई थिंक वो इसके लिए टेंडर्स आते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट देखना, 3 साल 5 साल में आई डोंट डू अ ब्रेक इवन। जो नॉर्मली एक सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग मानते हैं कि 1.5 से 2 साल में ब्रेक इवन कर लेता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मानते हैं हम लोग 7 से 8 साल में ब्रेक इवन कर लेते हो। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप देखते हो ना कि मैंने कोई बहुत बड़ा डैम बना दिया, तो डैम बना दिया मैंने, तो उससे पैसा मेरा जल्दी रिकवर नहीं होता, कारण मेरे को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। कि आज मेरे को अगर कोई बहुत बड़ा हाईवे बनाना है तो मेरे को 3-4 साल उसको बनाने के लिए लगते हैं। उसके बाद वो चलना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी, उसके बाद मेरे पास रेवेन्यू आता है। तो जब तक कि मेरा पूरा कैपिटल बाहर आएगा इट वुड बी गुड 15-20 ईयर्स। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, क्योंकि उनको पैसा जल्दी वापस नहीं आता है, इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया कि साहब आप इसको 20 नहीं, आप इसको 30 साल तक भी इशू कर सकते हो। कारण प्रेफरेंस का दिक्कत क्या है? प्रेफरेंस का दिक्कत ये है कि मेरे को रीपे करना पड़ता है, राइट? इमीडिएटली मेरे को रीपे करना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने उस केस में उसको टाइम बढ़ा दिया। अच्छा, अब 20 का 30 तो आपने कर दिया, तो दूसरा एक सवाल आया गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शेयर होल्डर्स का क्या होगा, या उनके राइट्स हम लोग किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाल दिया। दे सेड मैं उसका टाइम पीरियड तो कम नहीं करूंगा और 20 का 30 होगा ही होगा, लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि 30वें साल में या कुछ टाइम के बाद हो सकता है कंपनी डिफॉल्ट कर दे, तो आप क्या करो, 30वें साल का वेट मत करो, आप उससे हर साल कुछ ना कुछ पैसा निकालना स्टार्ट कर दो, राइट? और वो सही भी था, लॉजिकल था एक तरीके से। क्यों? मेरे को अगर कोई 30th ईयर में सीधे बोलेगा ना कि आज मेरे को 100 करोड़ देना है, तो भले ही मैंने 30 साल तक वो 100 करोड़ एंजॉय किया, लेकिन जब एकदम से कोई पैसा मांगता है ना, तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी दिखती है, राइट? अच्छा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप 30वें साल में पूरा पैसा मत दो, आप 21वें साल से मेरे को प्रोपोर्शनेट अमाउंट हर साल देते जाओ, ताकि आपकी बैलेंस शीट लीन रहे, लाइट रहे, एंड एट द सेम टाइम आप शेयर होल्डर्स के सारा पैसा उनको वापस कर सको, राइट? उस ऑब्जेक्ट से इन लोगों ने प्रोविजन को इस तरीके से ड्राफ्ट किया। तो 20 का 30 हो गया, एंड एट द सेम टाइम प्रोपोर्शनेट रिडेम्पशन हर साल स्टार्ट हो गया आपका। क्लियर है सबको? ये उसका रीजन था कि वो 21 to 30 प्रोपोर्शनेट रिडेम्पशन क्यों होता है। अगर ये याद रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कारण एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। हाँ जी, सो मैक्सिमम लाइफ कितनी? 20, इंफ्रा 30 ईयर्स, 21st ईयर से प्रोपोर्शनेट रिडेम्पशन आपको हर साल स्टार्ट करना है। आगे चेक करना, प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, कौन से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं? जैसे सिर्फ वो जो फुली पेड अप है ना, बाकी पार्टी पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते। अच्छा, रिडीम करते कहाँ से हो? या तो प्रॉफिट से रिडीम करोगे या फिर फ्रेश इशू। तो अगर प्रॉफिट है मेरे पास तो बहुत बढ़िया बात है, उससे रिडीम कर दूंगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर मेरे को कोई नया इशू करना है और उससे मैं पूरी प्रेफरेंस रिडीम करता हूँ। सो 2 सोर्सेज, पहला आउट ऑफ प्रॉफिट्स और आगे प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ये फ्रेश इशू किसका होगा? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों चलेंगे? इक्विटी भी चलती है, प्रेफरेंस भी चलती है, कुछ भी चलेगा, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट कुड बी इक्विटी, इट कुड बी प्रेफरेंस, दोनों चलते हैं। रेजोल्यूशन पास करके दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। प्लीज़ फाइंड मी वन कंपनी जिसको ऐसा फील हुआ कि मेरे को ज़्यादा पे करना है। अच्छा, 1-2 मिनट सिर्फ ये बात सुनना है ना। मतलब देखो, मैं ऑनेस्टली मैं जब भी क्लास में आता हूँ ना, मेरा हमेशा थॉट ये होता है कि ये तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लोगे, इसमें जेन्युइनली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल है। आई थिंक ये सब चीज़ें पॉइंट्स हैं, आपको पढ़ना है, याद करना है, सिंपल है। एग्जाम में एज इट इज़ कॉपी करके आना है, याद करके कॉपी करना है। मतलब मेरा हमेशा थॉट ये रहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता पाऊँ जो
किताबों में यूजुअली नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि आई हैव डन जस्टिस टू दिस सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये सुनना सिर्फ, इसका रीज़न लॉजिक समझना, इफ़ यू कैन बाई इट नथिंग लाइक इट, इफ़ नॉट इट वॉज एनी वे नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 3 चॉइसेस समझना ध्यान से, डेट से डिवेंचर्स, प्रेफरेंस, इक्विटी। क्या इशू करेगी कंपनी? कैपिटल रेज करना है, सबसे पहले डिवेंचर्स। ओके ओके, नाइस, डिपेंड करेगा सेकंड, और सबसे पहले डिवेंचर इशू करें। अच्छा, क्या कोई स्पेसिफिक रीजन मैम डिवेंचर्स क्यों? अच्छा, परमानेंट कैपिटल होती है मेरी। ओके ओके, रिडीम कर सकते हैं और मतलब रीपे कर सकते हैं। ओके, प्रेफरेंस में भी सेम है मैम? नहीं, 20 तो मैक्सिमम मैम, आप चाहो तो 2 साल के लिए भी प्रेफरेंस इशू कर सकते हैं। तो फिर प्रेफरेंस क्यों नहीं, डिविडेंड ही, मतलब सॉरी डिवेंचर्स ही क्यों? डिवेंचर्स की लायबिलिटी कम होती है। ओके, प्रीटी फेयर, कम होती है। अभी आते हैं अपन इस पर, कम होती है। हाँ, प्रेफरेंस में कहाँ ओनरशिप जा रही है? फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है किसमें? प्रेफरेंस। इंटरेस्ट भी फिक्स देना पड़ता है? हाँ, कब जाता है मैम कंट्रोल? जी, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब हम लोग ये कोर्स स्टार्ट किया था, CS जब आपने स्टार्ट किया था, तो ये आपने मान के स्टार्ट किया था कि मैं फेल ही होने वाला हूँ, है ना? ऐसा कोई था ऐसा कि जिसने सोच ही लिया था कि मैं फेल ही होने वाला हूँ और फेल होने के लिए मैं CS कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं था। तो जब कंपनी प्रेफरेंस इशू करती है ना मैम, तो कभी भी उसके दिमाग में ये नहीं होता कि मैं डिफॉल्ट ही करने वाली हूँ। मतलब डिफॉल्ट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग विच अ कंपनी वुड डू। मैं जब इशू कर रहा हूँ ना, मैं हमेशा एक गुड नोट पे स्टार्ट करता हूँ कि आई विल बी एबल टू ऑनर ऑल द डेट्स ऑफ माई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट? अच्छा, इधर मैंने सोचा प्रेफरेंस, दूसरा करे डिफॉल्ट। होता है क्या वो? इट डजंट हैपन ऑलवेज, राइट? मतलब मेरा इंटेंशन ही गलत है तो वो एक अलग सिचुएशन होगी, लेकिन कभी भी आप बुरे नोट पे कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन एक अच्छा रीज़न था। और कोई लॉजिक? डिवेंचर कहाँ लिखा है ऐसा? ऐसा कहीं सुना है, पढ़ा है? हरीश सर ने बताया ऐसा कुछ? सूर्य सर ने बताया डिवेंचर्स की कॉस्ट कम होती है? मतलब किसी के भी मत्थे तुम नारियल फोड़ दो, हाँ, डिवेंचर्स की कॉस्ट कम होती है। हाँ, ऐसे सुनना, एक मिनट मेरी बात सुना। नहीं बस ठीक है, मैं इतनी बातें आपसे, हाँ जी। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? मतलब क्या आपके हिसाब से आंसर क्या सबसे पहले इशू करती है कंपनी? ओके, डिवेंचर देते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट किसके लिए? अच्छा, कंपनी के लिए बेनिफिशियल, मतलब डिवेंचर होल्डर्स के लिए लॉस है। एक का फायदा तो एक का नुकसान ना, सिंपल है ना? अच्छा, सुनना एक मिनट ना। अच्छा, ये बढ़िया रीज़न था। पहली बात, तीनों में से क्या इशू करूँगा? आई थिंक मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि तीनों में से क्या इशू करूँ, वेरी सब्जेक्टिव थिंग। हम लोग शायद थोड़े टाइम पहले भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि मेरे लिए व्हाट इज़ गुड, डेट अच्छी है, मेरे लिए प्रेफरेंस अच्छी है, या मेरे लिए इक्विटी अच्छी है। ये मैं डायरेक्टली आपको बता ही नहीं पाऊंगा, ये डिपेंड करता है मेरी फाइनेंशियल नीड्स क्या है और मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर हाल फिलहाल में क्या है। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए ना, मैं गलती से कभी डिवेंचर्स ना उठाऊँ, मैं गलती से कभी प्रेफरेंस के थ्रू पैसा रेज ना करूँ, उस केस में मैं इक्विटी इशू करूँगा। अच्छा, सेकेंड, जब मैं DVR पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताई थी सारी चीज़ें। इनफैक्ट सेकेंड, अब जब ऐसा है कि मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए, कि मेरे को 3 साल के लिए पैसा चाहिए, उस केस में डेफिनेटली सेंस नहीं बनता है कि मैं इक्विटी इशू करूँगा। क्यों? आई विल डिपार्ट माई इक्विटी, मैं वोटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी इशू करता हूँ तो उस केस में डिबेंचर्स मेक सेंस, कारण मेरे को पता है 3 साल में मैं पैसा लोगों का वापस दे सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब सिचुएशन समझना। अगर मैं इक्विटी और प्रेफरेंस या डिबेंचर्स की बात करूं तो पहला आंसर, पहला सवाल अपने आप से पूछना कि मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल है, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे? लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म है इक्विटी, अगर शॉर्ट टर्म है तो उस केस में या तो प्रेफरेंस
या फिर डिबेंचर्स। नाउ दूसरा सवाल ये आता है कि प्रेफरेंस या डिबेंचर्स, दोनों में से क्या? टेक एग्जाम्पल ऑफ 100 टॉप कंपनीज इन इंडिया। 100 कंपनीज उठाना, उनकी बैलेंस शीट्स देखना, एंड फाइंड मी द नंबर ऑफ कंपनीज विच हैव एक्चुअली डन प्रेफरेंस ओवर डिबेंचर्स। अगर 100 कंपनीज का मैं केस ले रहा हूँ, take it in writing, you'll find 95-96% companies which have done a debenture issue and not preference issue. इन लोगों ने डिबेंचर इशू किया होगा लेकिन प्रेफरेंस इशू नहीं किया होगा। अच्छा, उसका रीज़न समझना। सी डिबेंचर मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर्स के ऊपर रिटर्न्स हम लोग देते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में। इंटरेस्ट इज़ अ चार्ज ऑन कैपिटल, मतलब मेरे प्रॉफिट हो मेरे प्रॉफिट ना हो, मेरे को इंटरेस्ट पे करना ही करना है, राइट? कंपनी का नुकसान क्योंकि पे करना ही करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट होंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कंपनी का फायदा, कंपनी का फायदा है ना। अच्छा, अब ये जो हाल फिलहाल में रिसेंट ये जो डीडीटी का एक चक्कर चेंज हुआ है, एक मिनट के लिए इसको साइड में रखना, बिकॉज आज से 5 दिन तक पहले भी सिचुएशन यही थी कि जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती थी, राइट? इंटरेस्ट हम लोग कहाँ से पे करते थे? पीएनएल। तो ये मेरे 3 अकाउंट्स, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन और ये फाइनली मेरी बैलेंस शीट है ना। यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, लेट्स से माय ग्रॉस प्रॉफिट इज से 10,000। यहाँ पर मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट लेट्स से मैंने पे किया 1,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट बच रहा है। बाकी पीएनएल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई। मेरा नेट प्रॉफिट है लेट्स से ये यहाँ पे 6,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है, बाकी सब मेरे दूसरे एक्सपेंसेस थे, ठीक है। ये मैंने नेट प्रॉफिट यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसमें से मेरे को डिविडेंड पे करना था, मैंने यहाँ पे डिविडेंड पे किया, लेट्स से 1,000 रुपये का डिविडेंड पे किया। बाकी जो भी बैलेंस बच गया मेरे पास, दिस बैलेंस गोज टू रिजर्व्स एंड सरप्लस इन माय बैलेंस शीट विच इज़ लेट्स से 5,000 रुपीज़। 5,000 जाता नहीं है यहाँ पे, एक रिजर्व और हम लोग क्रिएट करते हैं। ये आपका सिंपल सा एडजस्टमेंट हुआ। अब समझना, अगर मेरे पीएनएल में इंटरेस्ट नहीं होता, अगर मेरे पीएनएल में इंटरेस्ट नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट 1,000 से बढ़ जाता, मेरा प्रॉफिट 1,000 से बढ़ जाता ना। अगर इंटरेस्ट किसके ऊपर पे कर रहा हूँ? डिबेंचर्स। डिविडेंड किस पे पे कर रहा हूँ? प्रेफरेंस। इक्विटी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इक्विटी को साइड में रखना। तो अगर मेरा डिबेंचर इशू ना होता और उस डिबेंचर इशू की जगह मैंने प्रेफरेंस इशू किया होता तो ये इंटरेस्ट मेरी बैलेंस शीट में होता ही नहीं। और जब ये नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 7,000। मतलब मैं इनकम टैक्स 6,000 की जगह किस पर पे करता? 7,000 पे। तो बिकॉज मेरी बुक्स में ये इंटरेस्ट था, मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। 1,000 रुपये से टैक्स लायबिलिटी कम हुई ना। इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ प्री टैक्स एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? प्री टैक्स एक्सपेंस। उसकी वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। इज इट गुड फॉर द कंपनी, बैड फॉर द कंपनी? गुड फॉर द कंपनी, ठीक है। तो पहला रीजन आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं डिबेंचर्स क्यों इशू करूंगा प्रेफरेंस की बजाय? क्यों? क्योंकि मेरी टैक्स लायबिलिटी कम होती है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड, 2 मिनट के लिए वो बजट वाला पार्ट साइड में रखना थोड़ा सा। जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है तो डिविडेंड के ऊपर उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज अ कॉस्ट टू द कंपनी, नॉट टू द शेयर होल्डर्स, राइट। तो वापस से जब मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं, इज देयर एन एक्स्ट्रा कॉस्ट विच आई एम बेयरिंग? डीटीटी में 20% से पे करता हूं, तो 20% भी मेरे को भुगतना है एज अ कंपनी। अच्छा, यहां पर क्योंकि मेरी बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, डिविडेंड है, मतलब इनकम टैक्स भी मैं ज्यादा पे कर रहा हूं, तो 30% इनकम टैक्स अब 22% हो गया, तो 22% इनकम टैक्स और 20% डीटीटी, मेरे लिए 42% कॉस्ट हो गई, जो शेयर होल्डर के लिए फायदा है लेकिन कंपनी के लिए नुकसान है। इसीलिए कंपनीज हमेशा डिबेंचर इशू करती थी एंड नॉट प्रेफरेंस। रीजन समझ में आ रहा है क्यों? हाँ जी, कितने लोग कंफ्यूज्ड है? नाइस, सुनना एक मिनट ना। अब सिंपल से एक मेरे को बस ये 2 चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक, मेरे को 100 करोड़ का प्रेफरेंस इशू करना है, दूसरा मेरे को 100 करोड़ का डेट इशू करना है, डिबेंचर इशू करना है। अब मेरे सामने एज अ मैनेजमेंट सवाल यह है कि मैं डिबेंचर इशू करूंगा या फिर प्रेफरेंस इशू करूंगा। ओके, अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूं तो डिबेंचर के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, इंटरेस्ट मैं पीएनएल में डेबिट कर देता हूं। अब जब मैंने इंटरेस्ट पे किया तो उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम होते हैं, और प्रॉफिट कम हुए मतलब कम टैक्स, बराबर है। अच्छा, अगर ये इंटरेस्ट नहीं होता तो मेरे प्रॉफिट ज्यादा होते हैं और उस प्रॉफिट में से मैं डिविडेंड पे करता, राइट। अच्छा, जब मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं तो उस डिविडेंड के ऊपर सरकार मेरे को क्या बोलती है? तेरे को डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करना है, तो 20% से डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 1,000 रुपए के ऊपर पे करूंगा।
और 22% से इनकम टैक्स भरूंगा, मतलब 42% मेरी कॉस्ट हो गई कंपनी की, राइट। तो डिविडेंड पे करने में या फिर डिबेंचर मतलब प्रेफरेंस इशू करने में कंपनी का नुकसान ज़्यादा होता है, कारण उसका कैश आउटफ्लो बढ़ जाता है। और इंटरेस्ट इनकम कंपनी के लिए टैक्स फ्री है, मतलब सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी के लिए टैक्स फ्री, उसके ऊपर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं करना है मेरे को, लेकिन इट इज़ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर। इंटरेस्ट इनकम डिवेंचर होल्डर टैक्स पे करता है, कंपनी को कुछ पे नहीं करना है, तो उससे मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। आ रहा है समझ में? इसीलिए कंपनीज डिवेंचर इशू करती है, नॉट प्रेफरेंस। समझ में आया? अब ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया बिल्कुल लोड मत लेना, ये एनीवे आपके पोर्शन में नहीं था, है ना। चलो सुनो इधर। हाँ, सो रिडीम कहाँ से करते हैं हम लोग? पहला आउट ऑफ प्रॉफिट्स फर्स्ट, दूसरा आउट ऑफ फ्रेश इशू। फ्रेश इशू किसी का भी हो सकता है। सेकेंड, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ करते ना मैम, 1-2 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा, जब भी कंपनी प्रेफरेंस रिडीम करेगी, 5 साल के लिए इशू किया, 5 साल के बाद प्रेफरेंस रिडीम कर रहा हूँ ना, मेरा रिडीम माई प्रेफरेंस शेयर्स, मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। प्रेफरेंस आज मेरी बुक्स में दिख रहा था 50 करोड़ का, मैंने प्रेफरेंस रिडीम कर दिया तो मेरी कैपिटल 50 करोड़ से कम हो गई। तो इनका क्या कहना है, वापस से जब आपका कैपिटल बेस डिस्टर्ब होता है तो क्रेडिटर्स इनसिक्योर फील करते हैं, तो जितने से आपकी कैपिटल कम हुई है टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, इतने से मेरे को सीआरआर मेरी बुक्स में क्रिएट करना है। समझ में आ रहा है? तो जितने से मेरी प्रेफरेंस रिडेम्पशन करूंगा, इतने से ही मैं क्या कर दूंगा, सीआरआर क्रिएट करता हूं। क्लियर है सबको ये, एवरीवन? तो सीआरआर सिर्फ कौन सी वैल्यू से क्रिएट होता है? नॉमिनल वैल्यू। आपको प्रीमियम का अमाउंट कंसिडर नहीं करना है। सो सपोज कोई कंपनी है जिसने 1 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए 10 रुपए के, और जब रिडीम करेगी तो 12 रुपए पे रिडीम करेगी, राइट। सो उसकी रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? 12 रुपए की। मैं अब जो सीआरआर क्रिएट करूंगा, सीआरआर 10 से होगा या 12 से होगा? 10 से होगा। फेस वैल्यू से ही आपको सीआरआर क्रिएट करना है, बिकॉज एनीवे बाकी का 2 तो आप प्रीमियम अकाउंट से लोगे, है ना। जो भी प्रीमियम हम लोग पे करते हैं, प्रीमियम कहां से निकालते हैं? एसपीए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से जाती है। वो पढ़ा था ना 5 यूजेस प्रीमियम के है, याद है? उसमें एक ये भी था, प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रीमियम का कॉम्पोनेंट कहां से जाता है? एसपीए से जाता है। और नॉमिनल वैल्यू जितने से कम हुई है, इतने से आपने क्या करना है? सीआरआर क्रिएट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर बस यही बता रहे हैं कि नॉमिनल वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं? सीआरआर क्रिएट कर देते हैं। प्रीमियम का कॉम्पोनेंट कहाँ से जाएगा? एसपीए से। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से समझना। 10 साल के लिए प्रेफरेंस इशू किया, ठीक है। 10 साल के बाद सिचुएशन ये आई कि मेरे पास रिडेम्पशन का पैसा ही नहीं है, ओके। 10 साल के लिए प्रेफरेंस इशू किया, 10 साल के बाद रिडेम्पशन का पैसा ही नहीं है, क्या करूं? शट डाउन द कंपनी इज वन ऑप्शन। वो करना नहीं है। अजी सर, सर कुछ भी नहीं है सर, टन गोपाल सब खाली है जी। यार ये ना, ये सबसे बड़ा मिथ है। आप एक्चुअली सही बात बोल रहे हैं, गलत नहीं है। जब भी हम लोग इशू करते हैं तो हम लोग एक रिडेम्पशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, है ना। रिडेम्पशन अकाउंट में जो पैसा आप ट्रांसफर करते हो ना, इट इज जस्ट अ बुक एंट्री। एक्चुअली में पैसा जाता नहीं है। एक्चुअली में पैसा ट्रांसफर करते हो, सीआरआर का कोई बैंक अकाउंट होता है कंपनी का, कुछ भी नहीं, जस्ट अ बुक एंट्री। वो अकाउंटिंग रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैंने किस चीज़ के लिए कितना रिजर्व क्रिएट किया, उसमें सीआरआर दिखता है, बाकी कुछ होता नहीं है। होक्स है वो एक तरीके से। मतलब जितने भी रिजर्व्स आप बुक में दिखते हो ना, सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने का तरीका वही होता है। तो वेन एवर यू सी दैट कि कंपनी के 2000 करोड़ ने, 5000 करोड़ ने, 15000 करोड़ की रिजर्व है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि रिजर्व नहीं, प्रॉफिट नहीं कमाया, बट वो प्रॉफिट किस फॉर्म में, आज वो देखो सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है आपका कि कौन सी इन्वेस्टेबल एसेट के फॉर्म में है, राइट। और इंडियन अकाउंटिंग की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम लोग हिस्टोरिकल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग प्रेजेंट मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो आपको कभी एसेट की असली वैल्यू समझती नहीं है। तो जो बैलेंस शीट आप देखते हो वो उसकी हिस्टोरिक वैल्यू होती है। अब 25 साल पहले किसी एसेट की वैल्यू मेरे को क्या करना है, आज किसकी वैल्यू अलग होगी, 25 साल पहले चीज़ अलग थी, वो सब कहाँ दिखता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। रिवैल्यूएशन रिजर्व का ब्रेकअप देखने जाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा लिखा क्या है, कारण उससे बैलेंस शीट की वैल्यू नहीं बनती है। और बुक्स में, बुक वैल्यू में कभी आपका रिवैल्यूड नंबर्स का इफेक्ट ही नहीं दिखता। तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मतलब अगर आप आज की डेट में बैलेंस शीट देख के किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये इन्फ्रेंस है शॉर्ट में। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें दिखनी पड़ती है, सिर्फ बैलेंस शीट के बेसिस पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। मैं तो बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, इस समवन टेल्स मी कि तीनों में से एक डॉक्यूमेंट तेरे को चाहिए जिसके बेसिस पे तू ये डिसाइड करेगा वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट। कैश फ्लो,
कैश फ्लो मेरी आज की बात करता है कि इस साल मेरे पास अगर पैसा आया तो कहाँ से आया और कहाँ गया है, राइट? तो वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सब पढ़ते हो। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर कंपनी की फाइनेंसेस में कोई होता है तो कैश फ्लो होता है। बैलेंस शीट, पीएनएल, होक्स है। हाँ जी, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, 10 साल के बाद रिडीम करना था, नहीं रिडीम किया, पैसे ही नहीं है, क्या बोल रहा है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है सर, ऑप्शनल है। कोई एक कंपनी बता जिसने इंश्योरेंस लिया? मिलेगी नहीं आपको ये सब चीज़ें नहीं। एक्चुअली डिपॉजिट के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी किया इन लोगों ने। 2 साल बाद इनको समझ में आया कि बेवकूफ़ी है, वापस हटा दिया प्रोविजन। 17 के अमेंडमेंट एक्ट में आपने इंश्योरेंस का प्रोविजन हटा दिया था। कुछ भी नहीं, सुन लो तुम तो, समझ में आ गया मेरे को। हाँ, पैसे ही नहीं मैम, कहाँ से आउट ऑफ कैपिटल? मैं तो कैपिटल ही कम कर रहा हूँ ना, इक्विटी कम कर दूँ? अरे बाप रे, उन्हें होल्ड करने के लिए बोलेंगे। अच्छा अब सुनना एक मिनट, हाँ आई थिंक दोनों आप सही बात बोल रहे हो। 10 साल के लिए प्रेफरेंस था, 10वें साल में मेरे पास पैसा नहीं है, तो इन्होंने क्या बोला, अब ये प्रेफरेंस तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, कारण इसकी लाइफ ही कितनी थी, 10 ईयर्स। सर्टिफिकेट पे लिखा तो सर्टिफिकेट वैसे ही रेड हो जाएगा 10वें साल के बाद। तो इनका क्या कहना है कि कंपनी जनरल मीटिंग होल्ड करे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, पहली चीज़। सो आप क्या करोगे, जनरल मीटिंग होल्ड करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। दूसरा, यू विल गो टू द ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी के पास आप जाओ और एनसीएलटी को बोलो साहब जब इशू किया था तब मेरे पास ऐसी कंडीशन थी कि मैं पैसा इकट्ठा कर पाऊंगा, लेकिन 10वें साल में मेरे पास पैसा नहीं बचा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस की वजह से। तो ट्रिब्यूनल को मैं क्या बोलता हूँ कि अब मैं इनको पैसा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन डिफॉल्ट करने का नहीं है। तो एक ऑप्शन तो ये कि आप मेरे को डिसॉल्व कर दो, दूसरा मैं नहीं चाहता आप मेरे को डिसॉल्व करो, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैं इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या करता हूँ, इनसे परमिशन लेता हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता हूँ और जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं मैं उनको सेम टर्म की सेम वैल्यू के नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देता हूं। तो क्या किया आपने, मेरे पास आज एक सर्टिफिकेट था जिसकी वैल्यू मतलब जिसका टर्म 10 साल का था, उसकी जो भी वैल्यू होगी ये तो खत्म हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक नया प्रेफरेंस शेयर दे देता हूं, सेम टर्म सेम वैल्यू। तो वो जो नया इशू आपने किया है इज कंसिडर्ड एज रिडेम्पशन ऑफ प्रीवियस सेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आ रहा है? मेरे पास आज 100 रुपये का एक प्रेफरेंस सर्टिफिकेट था जिसकी वैल्यू कल 0 होने वाली है, तो मैं आज आपको क्या कर रहा हूँ, एक और नया सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि भाई ये भी 10 साल का है, इसकी भी सेम वैल्यू है, इसकी भी वही वक्त है जो पहले वाले सर्टिफिकेट की थी, पुराना वाला सर्टिफिकेट भूल जा, उसकी जगह मैं तेरे को नया वाला सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ। ये एक रिसॉर्ट है, दूसरा कुछ भी नहीं। और अगर ये नहीं अच्छा लग रहा है तो लास्ट रिसॉर्ट क्या है, डिसॉल्व द कंपनी। जी सर। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा था ना, दूसरा रिसॉर्ट क्या है, डिसॉल्व इट। अगर आपको ये लग रहा है कि इमीडिएट उसको खत्म ही करना तो फिर खत्म कर दो, वो ऑप्शन आपके पास हमेशा है। 200 नहीं होगा ना, उसकी तो लाइफ ही खत्म हो गई ना, आपकी लाइफ ही खत्म हो गई ना। तो पुराना वाला वैसे ही 0 हो गया है, तो आपने उसको नई 100 की वैल्यू क्रिएट करके दे दी। तो 3 चीजें करनी है। सबसे पहले क्या करोगे, जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा किसका अप्रूवल, एनसीएलटी, और थर्ड सेम वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग वापस से इशू कर देते टू ऑल द इन्वेस्टर्स। क्लियर है सबको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी है मैम, डिसॉल्व। हाँ, अगर उनका ये कहना है कि मेरे को आज ही पैसा चाहिए, तो पैसा तो है ही नहीं कंपनी के पास, है ना, डिसॉल्व कर दो कंपनी को, सेपरेट लीगल एंटिटी। वो फिर उसमें से हम लोग डिवाइड करते हैं पूरा का पूरा जो पैसा आपको मिला है। जी ऐड हो जाता है इसमें डेफिनेटली, क्यूमुलेट हो जाएगा, वही पूछ रहा हूँ ना, क्यूमुलेट हो जाता है इसके अंदर डेफिनेटली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, कुछ भी, कोई राइट ही नहीं है। डिसेंटिंग की बात कर रहे हो कि 75 ने अप्रूव कर दिया, 25 का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप फर्स्ट प्रोविजन समझना कि अगर मैंने रिफ्यूज़ किया और कंपनी के पास पैसा है 25% को लौटाने का, तो दे दो, है ना। अच्छा, अब अगला आपके सवाल में मन में एक सवाल आ ही रहा होगा 100% कि जैसे ही सुना कि 25 को मिलेगा तो जो 75 ने अप्रूव किया उसमें से भी 2-4 उठ के इधर आ गए, तो वो स्कोप ही नहीं है, कारण रेजोल्यूशन वंस अप्रूव्ड इट इज़ अप्रूव्ड, उसके बाद आप वापस स्टांस चेंज नहीं कर सकते अपना। तो जो 75 है उनको कंटिन्यू करो, 25 को डिसेंटिंग जो है उनको आप एग्जिट दे दो अगर पॉसिबल है तो, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर हाथ ऊपर कर देना, बोल दो मेरे को बंद कर दो आप, सिंपल, लास्ट रिसॉर्ट वही है। 241 242 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, आपको लगता है कि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई है
तो फिर आप एनसीएलटी के सामने केस फाइल कर दो, बट उसके लिए आपको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जेन्युइनली कोई फ्रॉड था। और सी, हमेशा लॉस डज नॉट ऑलवेज मीन आई हैव डन सम फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। लॉस मेरा बिजनेस लॉस भी हो सकता है। अब आइडिया वोडाफोन ने क्या गलत किया, 50,000 करोड़ के क्वार्टरली लॉसेज हैं, राइट? कुछ गलत थोड़ी ना, भारतीय एयरटेल ने क्या गलत किया है, बट फिर भी नेगेटिव नंबर्स है। तो अब ये बिजनेस लॉस है मेरा, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप अगर केस भी फाइल कर दोगे तो एनसीएलटी भी क्या बोलेगा, बोलेगा ना भाई ये तो बिजनेस का है, अब इसमें तेरा कोई लेन देन ही नहीं है ना, तो उसमें कोई राइट ही नहीं बनता आपका। बट आई एम जेन्युइनली एंजॉइंग टीचिंग दिस बैच, मतलब सच में बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस ये ऐसे आते रहेंगे ना, तो आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा, मैं भी जगह रहूँगा, आप भी जगह रहोगे। सो बिंदास, जब जहाँ जैसे आपको क्वेश्चन आए एकदम फील फ्री। चलिए, सो आपने क्या करना है, ये जनरल मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, एंट्री हम लोग रजिस्टर मेंबर्स में करते ही करते हैं। रजिस्टर मेंबर्स में नाम किसका आता है, शेयर होल्डर्स का, फिर वो इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस हो, सभी शेयर होल्डर्स का नाम आता है। एक बार फटाफट सारी सारी कंडीशन जल्दी सुन लेना 1 मिनट में। सबसे पहले कितना टर्म मैक्सिमम, 20 ईयर्स, इंफ्रा 30 ईयर्स, रिडेम्पशन कौन से साल से स्टार्ट करोगे, 21st ईयर से प्रोपोर्शनल रिडेम्पशन आपको स्टार्ट करना है। अच्छा, उसके बाद नाउ रिडेम्पशन करते कहाँ से हो, या तो प्रॉफिट या फिर दूसरा फ्रेश इशू। अच्छा, कौन से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं, फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं, बाकी कुछ भी रिडीम नहीं होगा। उसके बाद जब भी रिडेम्पशन करोगे तो जितने से रिडेम्पशन हुआ है इतने से ही CRR क्रिएट करना है। प्रीमियम कहाँ से जाएगा, SPA से आप बेसिकली ये प्रीमियम की वैल्यू विड्रॉ करते हो। एंट्री आपको रजिस्टर मेंबर्स में करनी है। अच्छा, अगर ड्यू डेट पर प्रेफरेंस रिडीम ना कर पाओ तो 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा एनसीएलटी का अप्रूवल, और तीसरा सेम क्लास ऑफ प्रेफरेंस वापस से उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू कर देना है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं जल्दी से, एनीवन? ये पार्ट क्लियर है सबको? तो ये सारे के सारे आपकी कंडीशंस थी। अच्छा, आज का होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। सुनना, मैंने आपको एक प्रोसीजर लिखवाया पहले, 1-2 इनफैक्ट हम लोगों ने लिखे। ये सेम आपको ये प्रोसीजर आज पढ़ना है, आपको सेम फ्लो लगेगा मोटा मोटी जो आपने पहले लिखा हुआ है, बस आज ये पढ़ना है आपको, ठीक है? और जो हम लोगों ने शॉर्ट में पॉइंट्स लिखते हैं बस वैसे कर लिख के लाना है। इतना सा होमवर्क है आपका आज का, ठीक है? अच्छा, आज का जो क्वेश्चन है मैं आपको कल ही लिखवा देता हूँ ना, बिकॉज आपका लंच का टाइम जाएगा अदरवाइज। तो कल अपन लोग एक प्रोसीजर देख लेंगे और दूसरा मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। डन? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जितने भी नए लोग हैं 1 2 3 यार, आपका एक बार क्या एडमिशन हो जाए, आप नोटबुक्स कलेक्ट कर लीजिए आपकी प्लीज़, और एक नोटबुक अपने को सेपरेटली बनाना है इसके लिए, है ना? और रोज़ थोड़ा बहुत लिखने का रहता ही है, वो लिखना, रोज़ का होमवर्क भी रहता है ना, वो अपने को क्लास में लिखना है, ठीक है? थैंक यू सो मच।